हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकर शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं आप सभी लोगों का। और आप लोगों के लिए विशेष जो सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग जीएस दृष्टि आपके पूरे वर्ष के करंट अफेयर का वार्षिक संकलन पिक्टोरियल मेथड से पिक्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का पूरा एक वर्ष का जो करेंट अफेयर जो आपका बर्डन लग रहा है वो और भी आसान हो जाए। आपके लिए वो सारी चीज़ों को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकें। तो आज के सेशन में आपके इसके पहले जो है 3-4 सेशन आपको मिल चुके होंगे, जैसा कि हमें उम्मीद है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्थिक परिदृश्य के बारे में, यानी काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी एक प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में, यानी जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंट पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और सारे दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आपके आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट केंद्रीय बजट 2023-24 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? केंद्रीय बजट 2023-24। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति ये कैसी है, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति कैसी है इस बजट में। सबसे पहले इस ग्राफ को आप लोग देख के समझ सकते हैं। पूंजीगत व्यय की जो प्रवृत्तियां हैं 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैप के माध्यम से सारी चीजों को रिप्रेजेंट यहां पर किया गया। याद रखिएगा, जो प्रभावी आपकी जो पूंजीगत एक प्रकार से व्यय है, कौन सी? प्रभावी पूंजीगत जो आपकी व्यय है, इसको जो है अलग अलग श्रेणियों में यहां पर हम लोगों ने रखा है। तीनों को अलग अलग श्रेणियों में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहला आपका कौन सा है? तो पहला है आपका यहां पर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कितना है? तो लगभग 6.4 है। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान कितना है? 2.3 है। आपका प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो 2020-21 में 4.5 है। ये चारों वर्षों का आकलन आपको दिया गया है, 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 के बारे में। इस पूरे ग्राफ में जो है ये सारे आंकड़े लाख करोड़ में प्रदर्शित किए गए हैं पूंजीगत व्यय के, याद रखिएगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय के ये पूरे आंकड़े हैं। उसके बाद जो है आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है बजट पर एक नजर, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका शुरू होता है वो यहां से स्टार्ट होता है कि बजट में प्राप्तियां क्या है, कहां से प्राप्त होता है पैसा और जाता कहां है। ठीक है, उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे प्राप्तियों की। प्राप्तियों में अगर हम लोग चर्चा करें, सबसे पहला ये सारे जो आपके यहाँ पर रकम एक प्रकार से जो मूल्य दिया गया वो आपके करोड़ में है। कितने हैं? करोड़ में दिए गए हैं। और ये आपका 2021-22 का है, ये 22-23 का है, 23-24 का है, और ये आपका जो है ये आपके 4 आंकड़े दिए गए हैं। याद रखिएगा कौन कौन से? तो यहाँ पर 21-22, 22-23 और उसके बाद जो है 23-24। ठीक है, 3 अलग अलग 4 आंकड़े दिए गए राजस्व प्राप्तियों के और पूंजियों के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वास्तविक 2021-22 का कितना है? लगभग 21,69,905 करोड़ रुपए है। उसके बाद बजट अनुमान 2022-23 कितना है? तो ये लगभग आपका प्राप्तियों की बात की जा रही है राजस्व में। ठीक है, कितना है? लगभग 22,04,422 करोड़ रुपए है। उसके अलावा संशोधित अनुमान कितना है 2022-23 का? तो लगभग 23,48,413 करोड़ रुपए है राजस्व में। जबकि 2023-24 का जो बजट अनुमान है वो लगभग कितना है? लगभग 26,32,281 करोड़ है। याद रखिएगा, ये बात हो गई राजस्व की। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियों की। किसकी? पूंजीगत प्राप्तियों की अब बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? तो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं ये 2021-22 के वास्तविक कितना है? लगभग 16,23,896 करोड़ है। बजट अनुमान 2022-23 में कितना है? तो लगभग 17,40,487 करोड़ है। उसके अलावा संशोधित अनुमान 2022-23 में कितना है? तो 18,38,819 करोड़ है। जबकि 2023-24 में बजट अनुमान कितना है? लगभग 18,70,816 करोड़ है पूंजीगत प्राप्तियों में। ये तो हो गई प्राप्तियां, यानी एक प्रकार से सरकार को पैसा मिलता कहां से है। अब बात करेंगे ये पैसा जाएगा कहां, यानी व्यय कहां पर होगा, इसका जो है खर्च कहां पर किया जाएगा। क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी तो हम लोग खर्च करेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है लास्ट वाले को। यहां पर आपका जो है 2023-24 का
जो आपकी एक प्रकार से राजस्व में जो व्यय है उसमें कितना है, तो लगभग 35,02,136 करोड़ रुपए। जबकि जो पूंजीगत आपका व्यय है वो कितना है, लगभग 10,09,61 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, ये आपकी पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां हैं जो बजट में एक प्रकार से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें, अगला व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत दी गई है। ठीक है, आयकर का जो एक प्रकार से जो स्लैब बनाया गया वो किस प्रकार से स्लैब है, तो इसको जो है सारी डिटेल के साथ आप लोगों ने दृष्टि में देखा होगा। उम्मीद करते हैं लगभग 5 घंटे का आप लोगों का लेक्चर है जो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है, दृष्टि की बुक से आप लोगों के लिए दिया गया है। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं वो सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। ये एक रिवीजन प्रोसेस है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो आपका जो टैक्स स्लैब है, कर स्लैब है, उसमें 0 से 3 लाख रुपए तक जो है शून्य टैक्स स्लैब है। कितना है, 0 है, याद रखिएगा। उसके अलावा 3,01,000 रुपए से 6 लाख रुपए तक 5 आपके परसेंट एक प्रकार से रेट है। 6,01,000 रुपए से 9 लाख तक 10% है। 9,01,000 रुपए से 12 लाख रुपए तक 15% है। और 12,01,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% है। जबकि 15 लाख से ऊपर 30% कर स्लैब के दायरे में वो आएगा, याद रखिएगा। या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टैक्स स्लैब आपका है। 6 श्रेणियां यहां पर दी गई हैं और इसके पहले ये सारी चीजें दृष्टि में आपके समझाई जा चुकी हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, घाटे की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, घाटे की प्रवृत्ति कैसी है, यहां पर आपके 4 वर्षों का आंकड़ा दिया गया है। 2021-22, 22-23 बजट अनुमान, 22-23 संशोधित अनुमान और 23-24 का बजट अनुमान। तो 22-23 और 24 के बारे में आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर बात करें तो घाटे की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें 2022-23 में आपका जो प्रभावी जो राजस्व घाटा है वो कितना है, 2.6% है। कितना है, 2.6% है। उसके अलावा जो आपका यहां पर दूसरा जो है प्राथमिक घाटा कितना है, लगभग 2.8% है। राजस्व घाटा जो लगभग आपका है कितना है, 3.8% है। जबकि राजकोषीय घाटा कितना है, 6.4% है। किसकी बात की गई है, 2022-23 की बात किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं संशोधित अनुमान 2022-23 का कितना है। यहां पर प्रभावी घाटा राजस्व घाटा कितना है, 2.9, प्राथमिक घाटा कितना है, 3.0, राजस्व घाटा आपका कितना है, तो यहां पर 4.1 है। जबकि राजकोषीय घाटा कितना है संशोधित अनुमान में, तो 6.4% है। ये आपका संशोधित अनुमान है 2022-23 का। 2023-24 के बजट अनुमान की अगर बात करें तो यहां पर आपका प्रभावी घाटा 1.7 है, प्राथमिक घाटा 2.3% है। उसके अलावा राजस्व घाटा आपका 2.9% है। जबकि राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है, तो 5.9% है राजकोषीय घाटा। ये आपके 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है 2022-23 और 23-24 से संबंधित। ठीक है, ये आपका हो गया घाटे की प्रवृत्तियां अब जो आपके बजट में प्रदर्शित की गई हैं। नेक्स्ट आपका है अगला जो पॉइंट है, इस बजट में 7 चीजों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। 7 अलग अलग क्षेत्रों को जो है प्राथमिकताएं दी गई हैं, उन पर जोर दिया जाएगा। वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वित्तीय क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई है। इस अमृतकाल में युवा शक्ति को बढ़ाने की प्राथमिकता है। अंतिम छोर तक पहुंचना, यानी जो प्रोजेक्ट चल रहे हों उनको कंप्लीट करने की प्राथमिकता है। अंतिम छोर का पहुंचने का मतलब है समावेशी विकास का मतलब क्या है, सभी क्षेत्रों में समान तरीके से विकास करने की प्राथमिकता दी गई है। अवसंरचना और निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षमता उभारना यानी स्किल डेवलपमेंट को जो है यहां पर जोर दिया जाएगा। और हरित विकास यानी ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब खाद्यान्न की हरित क्रांति नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन यहां पर मतलब है हरित विकास का मतलब है, ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके एक प्रकार से जैसे बायोगैस एनर्जी का विकास किया जा रहा है, सौर ऊर्जा का विकास किया जा रहा है, यानी ऐसे एक प्रकार से हरित ऊर्जा का विकास करना जिनसे प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके 7 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर ध्यान दिया जाएगा इस बजट में। उसके अलावा जो है विशिष्ट मंत्रालयों के कितने बजट आवंटित किया गया है, यानी अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनको कितना बजट आवंटित किया गया है, कितने पैसे दिए गए हैं, उनके बारे में बात करें। ये सारे जो आपके आंकड़े हैं करोड़ में है, याद रखिएगा, लाख करोड़ में है। पहला, रक्षा मंत्रालय को लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़। उसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2.06 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है। उसके अलावा गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ और कृषि एवं किसान आपका कल्याण मंत्रालय जो है इसमें 1.25 लाख करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। जबकि लास्ट में आपका है संचार मंत्रालय जिसके लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी ये अलग अलग मंत्रालय हैं सरकार के जिनके लिए बजट में आवंटन किया गया है, प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अन्य पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट आपका जो है इस बजट से संबंधित, इस बजट का जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास। इसमें जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं बजट में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो है 157 जो है नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 157 नए जो है नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो है मिशन की शुरुआत की जाएगी। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही साथ आईसीएमआर के चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनमें बढ़ावा दिया जाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है उसकी बात करें तो आपको पता है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, पहले कितना था 1.4 था और अब इस बार बजट में बढ़कर के कितना हो गया है 2.1% हो गया है, याद रखिएगा। जबकि आपका 2.8% था कब, तो यह आपका जो है 5 ईयर प्लान 2019 में, लेकिन जो 5 ईयर प्लान 2023 है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 0.1 की बढ़ोतरी हुई है और ये कितना हो गया है 2.9% हो चुका है जीडीपी का, ठीक है। यानी हमारे देश की जो जीडीपी, हमारे उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसका लगभग 2.9% जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है, जबकि 2.1% जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाता है पूरी जीडीपी का। अगले पॉइंट की बात करें, सभी के लिए सुविधाएं यानी समावेशी विकास कौन कौन से किए गए हैं। समावेशी विकास का मतलब है ऐसी योजनाएं जिसके तहत सबको लाभ मिला हो, ठीक है, उसको किसके किसके पास प्रावधान एक प्रकार से पहुंचाया गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो पहला है आपका ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिया गया है। कितने 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, ये डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएम किसान के तहत लगभग 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो है नगदी अंतरण किया गया, यानी नगद जो है उनके खातों में जो है प्रवाह किया गया है, पैसे भेजे गए हैं, याद रखिएगा पीएम किसान योजना के तहत। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है कौन सा है पीएमएसबीवाई, कौन सा पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या कहते हैं इसे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अटल आपका एक जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इन सब की शुरुआत 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जेजेवाई यानी जीवन ज्योति योजना, ये दोनों के तहत जो है लगभग 44.6 जो आपका करोड़ व्यक्तियों को जो है बीमा कवर प्रदान किया गया। कितने, लगभग 44.6 करोड़ व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है इन दोनों बीमा योजनाओं के तहत। उसके अलावा 47.8 करोड़ बीमा एक प्रकार से पीएम जनधन खाते खोले गए हैं। कौन से, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जिसके तहत जो है हर व्यक्ति की बैंक तक पहुंच होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत की गई थी लगभग 2014 में, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते योजना के तहत कितने अकाउंट खोले गए हैं, लगभग 47.8 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आपके पॉइंट की बात करें, अगला जो आपका है समावेशी उपलब्धियों में विकास में कौन कौन सा है, तो 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए कितने, लगभग 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ जो है कोविड टीके प्रदान किए गए हैं। उज्ज्वला के तहत लगभग, उज्ज्वला जो योजना अभी हमने आपको बताया था, उज्ज्वला योजना जिसकी 1.0 की जो शुरुआत है ये हुई थी कहां पर, उत्तर प्रदेश के बलिया में, जबकि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहां पर हुई थी, महोबा में। दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो है 9.6 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत प्रोवाइड किया गया। कितने, 9.6 करोड़ कनेक्शन। अगला है एसबीएम यानी स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा,
SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। कितने? 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट आपके जो पॉइंट हैं उनमें सबसे पहले अंतिम छोर तक एक प्रकार से पहुंचना, यानी हर व्यक्ति तक जो है जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको पहुंचाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके माध्यम से पहला प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करना है। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता है। उसके अलावा आपका 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना है। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना है। ये सारे आपके महत्वपूर्ण एक प्रकार से स्कीम हैं जो इस आपके बजट में प्रावधान किए गए हैं। अगला आपका जो हरित विकास से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर रखे गए हैं इस बार के बजट में, ठीक है। तो पहला पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई है। पीएम प्रणाम क्या है? इसके तहत जितने भी राज्य हैं वह संघ राज्य हैं उनके लिए जो है वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया गया है। दूसरा जो है संभरणीय पारितंत्र विकास है, यानी तट रेखा के आसपास साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए जो है मिस्ट्री प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कौन सा? मिस्ट्री, यानी जो मैंग्रोव प्रोग्राम है, मैंग्रोव जो वन है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा इस आपकी योजना के तहत। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए जो है अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया जाएगा। आर्द्र भूमियों की संख्या वर्तमान में कितनी है एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है 500 नए जो है अवशिष्ट से, किससे? अवशिष्ट से धन संयंत्र, यानी आप लोगों ने सुना होगा गोवर्धन संयंत्र। कौन सा? गोवर्धन स्कीम जो आप लोगों ने सुना है, यानी जो अपशिष्ट हैं उनसे भी पैसे बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। कौन सा? अपशिष्ट जो हैं उनसे भी पैसे बनाए जाएंगे और इसके लिए 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र जो हैं स्थापित करने का प्रोग्राम है। हरित ऋण कार्यक्रम क्या है? यानी ऐसे प्रकार से ऐसी संस्थाएं जो हरित क्षेत्र में विकास करना चाहती हैं, हरित क्षेत्र में संयंत्र लगाना चाहती हैं, उसके लिए ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। अन्य पहल कौन कौन सी है? किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने की सहयोग देने के लिए लगभग 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना होगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए भी निधियों का आवंटन किया जाएगा, जिससे जो है प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इलेक्ट्रिक जो आपके चार्जिंग वैन है उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं हमारे बजट में पैसा कहां से आता है और कहां पर खर्च किया जाता है, जाता कैसे है, किन किन क्षेत्रों से कितना पैसा आता है उनके बारे में। ये मैप आप देख सकते हैं सामने। सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेशियो है वो ऋण और अन्य देयताओं से जो है पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। उसके कितना आता है? 34%, कर रहित प्राप्तियों से 6%, कर रहित पूंजीगत प्राप्तियों से 2%, सीमा शुल्क जो आपका है इससे 4% की प्राप्ति होती है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से लगभग 17% की प्राप्ति होती है। निगम कर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6-7% और आयकर से लगभग 15% की प्राप्ति होती है। और यही जो प्राप्तियां हैं बाद में इनको जो है बजट में खर्च किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। कैसे? इनमें आप देख सकते हैं, जैसे ब्याज भुगतान में 20% लगभग जाता है। केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें कितना खर्च किया जाता है? लगभग 9%। सब्सिडी के रूप में लगभग 7%। रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में 8%। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उनमें 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो है यहाँ पर 9%। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है जिनको राज्यों को वापस किया जाता है 18%। आय व्यय में लगभग 8% और पेंशन देने में लगभग 4% का खर्च होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बजट के लिए पैसा कहां से आता है और कहां पर उनका व्यय होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये आपके बजट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पर। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें, सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो है बजट अनुमान 2022-23 की। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कितना है? लगभग 6.4% राजकोषीय घाटा है जीडीपी का, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का प्रतिशत है लगभग कितना है? 6.4% है। 2021-22 में कितना था? 6.7% था। 20-21 में कितना था? 9.2%। 2019-20 में कितना था? लगभग 4.7% था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है
यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार जो है डॉलर में कितना है मार्च के अंत तक, ठीक है 2022-23 में, तो 2022-23 में कितना है लगभग 563, इसको आप लोगों को याद रखना है 563 था, जो लगभग घट गया है 2021-22 में मार्च के अंत तक कितना था लगभग 607, यहाँ पर आपका जो है 607 बिलियन डॉलर था आपका विदेशी मुद्रा भंडार, जो कम होके 563 बिलियन डॉलर हो चुका है, ये इतना आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत में कितनी है, जीडीपी वृद्धि दर तो 2019-22 में कितनी थी 3.7, 2020-21 में कोविड के कारण माइनस में चली गई थी -6.6, 2021-22 में 8.7, 2022-23 में 7.0 और 2023-24 में अनुमान है लगभग 6.0 से लेकर के 6.8% तक रहने का जो अनुमान है याद रखिएगा 2023-24 में लगाया गया है इस जीडीपी वृद्धि दर की। उसके अलावा अगर बात करें सेवाएं मूलभूत कीमतों में जो सकल वृद्धि है वो कैसे हुई है, ठीक है, तो लगभग 2019-20 में कितनी थी सकल मूल वृद्धि, तो 6.3% थी। 2021-22 में काफी कम हो गई थी -7.8, 21-22 में जो है आपका 8.4 और 2022-23 में कितनी तो 9.1% थी मूलभूत कीमतों पर सकल मूल वृद्धि। उसके अलावा अगर बात करें तो शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता यानी जो एक प्रकार से विदेशों से पैसे भेजे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो उनमें जो है भारत सबसे टॉप पर है। आप देख सकते हैं भारत सबसे टॉप पर है, लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है प्रेषण प्राप्त होता है भारत को। मैक्सिको 60 दूसरे स्थान पर है, चाइना 51 के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तीन नाम आप लोगों को यहां पर याद रखना है, सबसे टॉप पर भारत है, दूसरे पर मैक्सिको है, तीसरे पर कौन है तो तीसरे स्थान पर कौन है डियर, तो चाइना जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा के लिए कौन कौन सी पहल की गई है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी पहल किया गया है, तो वित्त वर्ष 2023 से लेकर के 27 तक 15,000 यहां पर आपका लगभग 14,500 से अधिक PM3 स्कूल का निर्माण किया जाएगा। कौन से PM3 स्कूल का निर्माण होगा। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है शिक्षा में परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा IIT की संख्या जो 16 थी पहले अब 23 हो चुकी है। IIM जो पहले 13 थे अब 20 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 387 थी इनकी संख्या अब लगभग 648 पहुंच चुकी है, जबकि IIIT की संख्या 9 से बढ़कर के कितनी हो गई है 25 हो चुकी हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनमें भी अलग अलग एक प्रकार से विश्वविद्यालय या फिर IIT IIIT इन सब को खोलने की जो लगातार कोशिशें हैं वो जारी हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्विक सेवाओं में भारत का स्थान क्या है, तो वैश्विक सेवाओं में अगर बात करें यानी विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर भारत जो है ये 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, यानी सर्विस को डोनेट एक प्रकार से निर्यात करता है भारत। सबसे बड़ा कौन से नंबर का, तो 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व का जो है 4%, पूरे विश्व की 4% सेवा का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है और 2022 से 23 में इसमें लगभग 27.9% की वृद्धि हुई है अप्रैल से सितंबर के दौरान, ठीक है। उसके अलावा नेट सेवा एक प्रकार से नेट सेवा निर्यात का पूर्व कोविड अधिकतम योगदान सॉफ्टवेयर सेवाओं से आया है, तथापि गैर सॉफ्टवेयर सेवाओं की श्रेणियों में कोविड के बाद जो है अधिक योगदान दिया है। यानी जब कोविड काल था तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते थे उनमें भारत ने सेवा के क्षेत्र में ज्यादा एक प्रकार से निर्यात किया था, ठीक है, लेकिन अब जो है अन्य क्षेत्रों में भी योगदान बढ़ रहा है। अगला है प्रमुख फसलों के शीर्ष आयातक और शीर्ष आयातक राज्य या उत्पादक, ठीक है, यानी जो आपके महत्वपूर्ण फसलें हैं भारत की उनमें कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे टॉप पर हैं भारत में अलग अलग फसलों के क्षेत्र में, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो चावल। सबसे पहले चर्चा करते हैं चावल के बारे में। चावल के बारे में सबसे पहले बात करें तो सबसे टॉप पर कौन है, तो सबसे टॉप पर है आपका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब है। दूसरे में आपका कौन सा है, गेहूं में सबसे शीर्ष पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, टॉप पर सबसे है। कर्नाटका, यहां पर आपका मक्का के बारे में बात करें तो मक्का के क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर जो राज्य है वो है कर्नाटका, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। उसके अलावा कुल दालों के उत्पादन में यानी जो दाल का उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनमें सबसे टॉप पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है दालों के उत्पादन में, महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। उसके अलावा अरहर,
तूर जो है उसके उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मोटे अनाजों के उत्पादन में जो है कर्नाटक शीर्ष पर है, राजस्थान दूसरे पर है और महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका जो है चना के उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो महाराष्ट्र फर्स्ट पर है, सेकंड पर एमपी है, तीसरे पर राजस्थान है। उसके अलावा कुल खाद्यान्न के उत्पादन में यानी सर्वाधिक सभी फसलों को मिलाकर के कुल खाद्यान्न उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुल तिलहन के उत्पादन में कौन है शीर्ष पर? तो आपका जो है राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश दूसरे पर है, गुजरात तीसरे पर है। दलहन में मध्य प्रदेश था, तिलहन में राजस्थान है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। गेहूं में कौन है? उत्तर प्रदेश है। चावल में कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोयाबीन में कौन है टॉप पर? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, तेलंगाना जो है तीसरे स्थान पर है। जबकि गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर कौन है? कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पर है इस सभी फसलों के उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण फसलें थी जिनके उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अब हम लोग पहुंचते हैं विश्व के सबसे जो है अरबपति, सबसे अमीरों की सूची की बात करते हैं। यानी दुनिया में या भारत में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, टॉप 3 की बात करेंगे। यानी दुनिया में टॉप 3 पे कौन सबसे अमीर हैं, भारत में सबसे अमीर 3 लोग कौन हैं, उनके बारे में। ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया के शीर्ष 3 अरबपति कौन कौन है? तो उनका नाम है, टॉप पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड शॉ हैं, और यहाँ पर दूसरे पर हैं एलन मस्क और तीसरे पर हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। ये तो 3 अरबपति हो गए पूरी दुनिया में सबसे टॉप पर। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में शीर्ष 3 कौन कौन है? मुकेश अंबानी जो पूरे विश्व में 9वें स्थान पर हैं, गौतम अडानी 24वें पर हैं और शिव नाडर ये 5वें स्थान पर हैं पूरे विश्व में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो आपकी सूची है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है। उसके अलावा फोर्ब्स के द्वारा जो है विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली सर्वाधिक महिलाएं जो हैं उनके बारे में सूची जारी की गई है। यानी दुनिया की शीर्ष जो सबसे 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं उनकी सूची जारी की गई है। उनमें जो 3 सबसे शीर्ष पे हैं, सबसे शीर्ष पे शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भारत की जो 3 महिलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जारी किसने किया है? फोर्ब्स के द्वारा। सबसे पहले बात करें विश्व की तो उर्सुला वॉन डर लेन जो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपियन यूनियन की, वो टॉप पर हैं विश्व में। दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं, और तीसरे पर हैं कमला हैरिस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में टॉप पर कौन से हैं? निर्मला सीतारमण सबसे शीर्ष पर हैं, विश्व में इनका 36वां रैंकिंग है, याद रखिएगा। रोशनी नाडर HCL की चेयरपर्सन है, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये जो है भारत की तरफ से दूसरे स्थान पर, जबकि पूरे विश्व में 53rd पर हैं। सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच, ये जो हैं भारत में तीसरे स्थान पर, और पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी रैंकिंग है 54, याद रखिएगा। फोर्ब्स की पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है और ये जो है 19। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत की कांगड़ा चाय। ये चर्चा में है, क्यों है? तो अभी हाल ही में जो है यूरोपियन आयोग के द्वारा जो है इसको संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। कौन सा, किसके द्वारा दिया गया है? तो यूरोपियन आयोग के द्वारा दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हमने आपको बताया है IMF जारी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है एरोकी रिकवरी। इसमें जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दिखाई गई है 2022 में, वो कितनी है? 6.8%। कितनी? IMF के द्वारा विश्व जो आपका इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसमें भारत की वैश्विक वृद्धि दर कितनी दिखाई गई? आपका भारत की वृद्धि दर कितनी दिखाई गई है? 6.8% दिखाई गई है 2022 की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एशियन और डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो ये 2023 में जारी किया गया है ADB के द्वारा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट ADB जारी करती है और इसके अनुसार 9.1% भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021 में अनुमानित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। किसके बीच में है? इंडस इक्टा जिसको कहते हैं, भारत
और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो ये जो आपका समझौता है ये लागू हुआ है 29 दिसंबर 2022 को। इंडस एक्टा 2000 ये आपका 22 में 2 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर किया गया है, दो देशों के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब बात करते हैं यहां पर भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में ये आपका पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तुति कब है तो मार्च 2023 में जारी की गई है। किसके द्वारा? डफ एंड फ्लैश टॉल बिजनेस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत में सबसे जो मूल्यवान हस्तियां हैं वो कौन है? रणवीर सिंह हैं और विराट कोहली हैं। रिपोर्ट जो आपकी है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी, थीम क्या है इसकी? बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। क्या है? बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम इसकी थीम रखी गई है। और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो है भारत के वो कौन है? रणवीर सिंह हैं और आपके विराट कोहली हैं। ठीक है, विराट कोहली हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। कौन सा? किसके बीच में? तो सबसे पहला पॉइंट आपका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। किस लिए? आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है? कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल है? वस्तुओं में व्यापार को शामिल किया गया है, सेवाओं में व्यापार शामिल है, उत्पत्ति के नियम हैं, उसके अलावा व्यापार की तकनीकी बाधाएं और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय इसमें शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? व्यापार की तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय शामिल हैं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुगमीकरण, यानी किस प्रकार से जो है एक प्रकार से व्यापार को और सुगम बनाया जा सके, व्यापार उपचार शामिल है, कानूनी एवं संस्थागत मुद्दे शामिल हैं और तटस्थ व्यक्तियों की आवाजाही शामिल है। और इसके लिए जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौते हुए हैं। किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500। कौन सा? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। इसके तहत जो है विश्व के जो सबसे शीर्ष 500 ब्रांड हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं, उनको जो है रैंकिंग प्रदान की गई है इस आपके एक प्रकार से ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के तहत। किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है 500 कंपनियों को। 5 आपको याद रखना है शीर्ष पर जो सबसे हैं, सबसे टॉप पर जो 5 हैं उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सी है? टॉप पर है अमेजन, फिर एप्पल है, गूगल तीसरे पर है, चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट, पांचवे पर है वॉलमार्ट। ठीक है, यानी अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट ये टॉप 5 कंपनियां हैं जो पूरे विश्व की सबसे टॉप पर हैं। लेकिन बात हमें भारत की भी करनी है, क्योंकि भारत में टॉप पर कौन है यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत में सबसे टॉप पर सबसे पहले बात करें तो टाटा, विश्व में इसकी रैंकिंग कितनी है? 69 है। दूसरे स्थान पर भारत में इंफोसिस है, वैश्विक रैंकिंग 150 है। LIC तीसरे पर है, वैश्विक रैंकिंग 212 है। एयरटेल जो है ये आपका वैश्विक रैंकिंग 299 है, जबकि चौथे स्थान पर है भारत में। और रिलायंस जो है 5वें स्थान पर है, वैश्विक रैंकिंग कितनी है? 310 है। यानी टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी है, नाम क्या है? टाटा। याद रखिएगा, भारत की एकमात्र कंपनी है जो आपकी ब्रांड वैल्यू में सबसे टॉप पर है, टॉप 100 में शामिल है वैश्विक स्तर पर। अगला है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा? पेटीएम पेमेंट बैंक। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है फरवरी 2023 में यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का ये पहला बैंक बना है। ठीक है, यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये है आरबीआई के जो गवर्नर हैं एक प्रकार से शक्तिकांत दास जी के द्वारा 2023 से 25 तक की अवधि के लिए जो है मध्यम अवधि कार्य नीति रूपरेखा का लोकार्पण किया गया है। नाम क्या है? उत्कर्ष 2.0 इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा केरल वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? तो केरल चर्चा में इस वजह से क्योंकि केरल ने पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमतें लागू कर दी हैं। यानी पूरे केरल में यानी सोना जो है आपका गोल्ड जो है वो सभी हर जगह जो है समान कीमतों पर उपलब्ध होगी। ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? केरल बना है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक आपका रिश्वत जोखिम सूचकांक। ये काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी? यहाँ पर आपके जारीकर्ता सबसे पहले कौन है इस आपके इंडेक्स का? तो रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 86 है भारत की रैंकिंग। जारी हुआ है नवंबर में 2022 में। सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर कोरिया सबसे लास्ट पर है। कितने देश हैं टोटल? 194
और पहले स्थान पर नॉर्वे है, यानी फर्स्ट पर नॉर्वे है, लास्ट पर उत्तर कोरिया है, भारत 86 पर है, कुल देशों की संख्या 194 है। इतने पॉइंट याद रखना है, बस आपका ये कंप्लीट होता है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। हीरोज ऑफ द फिलैंथ्रोपी कौन सा? हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी एशिया 2022, ये जारी तिथि कब की गई है? तो 5 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। प्रथम 3 स्थान पर कौन है? शिव नाडर परिवार है, अजीज प्रेमजी एवं परिवार है, तीसरे पर है मुकेश अंबानी एवं परिवार। टॉप पर कौन है? शिव नाडर। हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी एशिया 2022 की लिस्ट में याद रखिएगा। 20वां बायो एशिया 2023 कौन सा? सबसे पहले संस्करण कौन सा है? 20वां आयोजन 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में किया गया है। कहां पर? जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान मंच, हैदराबाद, तेलंगाना में। इसकी थीम क्या रखी गई है? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। इसकी ये थीम है, मुख्य विषय है। 3 आपके पॉइंट इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। कौन सी? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। इससे संबंधित पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो लागू की गई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जो है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभी हाल ही में इसको जो है स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से इसके लक्ष्य हैं लॉजिस्टिक नीति के? तो 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक की लागत में कटौती की जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा है देश को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में टॉप दुनिया के जो 25 देश हैं उनमें 2030 तक भारत को लाना है। और तीसरा है प्रभावी लॉजिस्टिक पारितंत्र हेतु डाटा आधारित निर्णय समर्थन तंत्र की जो है संरचना करना है। ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं इस नई लॉजिस्टिक नीति के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। कौन सा? प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इसके बारे में अगर बात करें, प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है इससे संबंधित पॉइंट क्या है? तो अवधि कब जो है आपका आयोजन किया गया है? 6 से 7 जुलाई। कहां पर? NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। आयोजक कौन है? तो भारतीय कृषि एवं भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद यानी ICFA, इंडियन काउंसिल ऑफ आपका जो है फॉरेस्ट आप फूड एंड एग्रीकल्चर। सह आयोजक कौन है? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप है। और सहयोगी विभाग कौन सा है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसमें सहयोगी विभाग के रूप में है, जिसका आयोजन किया गया है। कहां पर? देश की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। नाम क्या है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। इसके बारे में बात करें, सबसे पहले आपका जो है वैश्विक आपकी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 है, ये आपका इसके ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। कब से? तो आपका 2010 में जो है इसको जारी किया गया था, याद रखिएगा। कब? तो 2010 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा गरीबी के 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से घोषित किए गए हैं? इसमें 3 महत्वपूर्ण जो आयाम है, पहला है कौन सा? यानी किस आधार पर गरीबी का पता लगता है। आयाम कौन से हैं? संकेतक कौन है? तो पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या देखकर पता लगाया जाता है? तो पोषण कैसा है और बाल मृत्यु दर कितनी है, यानी वहां पर कुपोषण पोषण की स्थिति कैसी है और वहां पर बच्चों के एक प्रकार से बाल मृत्यु दर की रेट क्या है, इस आधार पर स्वास्थ्य का पता लगाया जाता है। शिक्षा, इस पे जो है 3 आधार इसके हैं, 2 आधार हैं, स्कूल शिक्षा के वर्ष क्या हैं और बच्चों के स्कूल में उपस्थिति कितनी है, इसके आधार पर जो है अनुमान लगाया जाता है। और तीसरा है जीवन स्तर, लाइफ, जो एक प्रकार से लाइफ स्टाइल है, वहाँ पर ईंधन की उपस्थिति कैसी है, स्वच्छता कितनी है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध है या नहीं है, विद्युत की उपलब्धता है या नहीं, घर है या नहीं, संपत्ति कितनी है। इस आधार पर जो है इन 3 आयामों पर, 3 संकेतकों के आधार पर जो है इस आपके महत्वपूर्ण इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस आपके महत्वपूर्ण इंडेक्स से संबंधित और कौन से पॉइंट है? तो भारत की बात करें तो भारत जो है इस आपके इंडेक्स की बात करें तो अपने MPI में मूल्य में सबसे तेजी से कमी करने वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल हो चुका है। उसके अलावा 2005 से 6 और 2019 से 21 के मध्य में लगभग 415 मिलियन लोगों ने जो है भारत में बहुआयामी गरीबी से जो है बाहर निकाला है। भारत ने कितने लोगों को? लगभग 415 मिलियन लोगों को भारत ने इस आपके एक प्रकार से बहुआयामी गरीबी से बाहर किया है। उसके अलावा
एमपीआई मूल्य जो है भारत में कितना है, वर्ष 2019-21 में 0.069 है। गरीबी क्षेत्रों में गरीबों का परसेंटेज कितना है, लगभग 21.2% है। शहरी क्षेत्रों में कितना है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत है 21.2 और शहरी क्षेत्रों में है 5.5%। ठीक है, यानी शहरी क्षेत्रों में 5.5% अभी भी बहुआयामी गरीबी के नीचे रहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें भारत में शीर्ष जो 5 राज्य हैं कौन कौन से हैं बहुआयामी गरीबी के सूचकांक के हिसाब से। ठीक है, यानी सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य भारत के कौन कौन से हैं, तो टॉप पर है बिहार। सबसे ज्यादा जो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वो बिहार में है। दूसरे स्थान पर झारखंड है, तीसरे पर है उत्तर प्रदेश, चौथे पर मध्य प्रदेश है और पांचवें पर संयुक्त रूप से आसाम और मेघालय है। यानी सर्वाधिक जो लोग हैं बहुआयामी गरीबी के तहत कौन से राज्य में रहते हैं, तो उसका नाम क्या है, बिहार नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार राज्य में। अगला पॉइंट की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में बहुआयामी गरीब निर्धनता जो सूचकांक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर के अवसर पर जारी किया गया है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव सूचकांक की संयुक्त पहल पर जो है इसको एक प्रकार से जारी किया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अगर हम वैश्विक स्तर पर अगर बात करें, यानी भारत की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हाल है वैश्विक स्तर पर। पहला पॉइंट आपका है लगभग 1.2 बिलियन बहुआयामी गरीबों में लगभग 593 मिलियन यानी आधा हिस्सा लगभग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है इस आपके बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत। दूसरा है आपका कौन सा, लगभग 6.1 बिलियन लोगों में से 1.2 बिलियन लोग, लगभग 19.1% जो लोग हैं ये बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। तीसरा है 111 देशों के लगभग 111 देशों के लगभग 6.1 बिलियन जो लोग हैं वो सूचकांक में आच्छादित हैं इसके अंतर्गत। और रिपोर्ट का केंद्रीय विषय क्या है, अनपैकिंग डिप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसकी जो है केंद्रीय विषय रखी गई है, याद रखिएगा। हमारे देश में जो है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे टॉप पर है श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और गोंडा, ये 5 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक जहां पर बहुआयामी गरीबी के नीचे लोग रहते हैं। उसके अलावा न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम जहां पर है लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और झांसी, ये सबसे कम न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। अब आते हैं मानव विकास रिपोर्ट पर, कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी जो इंडेक्स है एक प्रकार से रिपोर्ट है, उसके बारे में विश्व के 91 देशों को इसमें शामिल किया गया है और इसमें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। इस रिपोर्ट में जो है सभी देशों को जो है 4 अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। ऐसे देश जिनके एक प्रकार से 0.800 या उससे अधिक इसका स्कोर है उनको जो है 66 तक रैंकिंग प्रोवाइड की गई है, इनको अति उच्च मानव विकास वर्ग में रखा गया है। ऐसे देश जिनका 0.703 से लेकर के 0.796 तक उनका स्कोर है उन्हें उच्च मानव विकास वर्ग में, और 49 देश इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें 67 से लेकर के 115 तक रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तीसरे स्थान पर जो है मध्यम मानव विकास वर्ग है जिनका स्कोर लगभग 0.550 से लेकर के 0.699 तक आता है, और इसके अंतर्गत कितने देश हैं, तो 44 देश हैं, इन्हें 116 से 159 तक रैंकिंग दिया गया है। जबकि सबसे लास्ट में है निम्न मानव विकास वर्ग जिनका जो स्कोर है वो 0.549 से भी कम है, वो आपके इस वर्ग में आते हैं, और इसके अंतर्गत 32 देश हैं जिनको 160 से लेकर के 191 तक रैंकिंग दी गई है। ठीक है, अब इस रैंकिंग में कौन कौन है आइए उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। क्या बातें हैं, वैश्विक परिदृश्य क्या है इस रैंकिंग का। ठीक है, सबसे पहले वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास मूल्य सूचकांक मूल्य कितना है, 0.732 है। जीवन प्रत्याशा कितनी है, 71.4 है, वैश्विक बात हो रही है पूरे विश्व की। अनुमानित जो है स्कूलिंग अवधि कितनी है, 12.8 वर्ष है, 8 ईयर है। स्कूलिंग अवधि औसत कितनी है, 8.6 ईयर है। और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति सकल
राष्ट्रीय आय कितनी है? लगभग 16,752 जो आपका है डॉलर राष्ट्रीय आय है, याद रखिएगा। वैश्विक की बात हो रही है। अब बात करते हैं पूरे यानी शीर्ष जो आपके शीर्ष 5 देश हैं उनकी, यानी आपकी इस रैंकिंग में 2021 में शीर्ष 5 एचडीआई मूल्य वाले जो राज्य हैं उनके टॉप पर कौन है? पहले पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर आइसलैंड है, चौथे पर हांगकांग है और पांचवें पर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इस रैंकिंग में। ये टॉप 5 आपके देश हैं। उसके अलावा आपका जो है भारत की स्थिति की बात करें, इस रैंकिंग में भारत की स्थिति कैसी है? तो भारत के बारे में सारे पॉइंट के बारे में बात करें। सबसे पहला एसडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी है? एसडीआई में भारत की रैंकिंग है 132। ठीक है, एसडीआई मूल्य कितना है? 0.633 है। मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत रखा गया है और भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? लगभग 67.2 है भारत में जीवन प्रत्याशा। उसके अलावा जो है भारत में स्कूलिंग एज कितनी है? लगभग 11.9 है स्कूल अवधि अनुमानित वर्ष है। औसत वर्ष कितनी है? 6.7 वर्ष है। और प्रति व्यक्ति जो आय है यहाँ पर लगभग 6,590 डॉलर है, जो वैश्विक जो आपकी अनुमान है उससे काफी कम है। ये सारे आपके जितने भी आंकड़े हैं भारत में। नेक्स्ट हमारा है अगला कौन सा है? विश्व निवेश रिपोर्ट। कौन सा? विश्व निवेश रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा युनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष जारी होता है। और कब से? तो 1991 से 1991 से प्रत्येक वर्ष जो है इस रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बात करें, विश्व निवेश रिपोर्ट जो आपका है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है 9 जून 2022 को जारी किया गया है। केंद्रीय विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत विकास, निवेश सतत निवेश है। विश्लेषण क्या है? तो वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर निवेश प्रवाह का है विश्लेषण करना है। और 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह एफडीआई फ्लो में सुधार करना जो है इसमें जो है ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 से संबंधित। इसमें शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? एफडीआई अंतर प्रवाह वाली। ठीक है, एफडीआई का अंतर प्रवाह वर्ष 2021 में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं यूएसए है, चाइना है, हांगकांग है। ठीक है, और शीर्ष जो है आपके एफडीआई के बहिर्प्रवाह वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, बहिर्प्रवाह में यूएसए इसमें भी शीर्ष पर है, जर्मनी दूसरे पर है, जापान तीसरे पर है। ये दोनों में अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह वाले शीर्ष देश, शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत की बात करें तो भारत जो है आपके इस आपके महत्वपूर्ण रिपोर्ट में भारत एफडीआई बहिर्प्रवाह कितना है? तो भारत के एफडीआई बहिर्प्रवाह में लगभग 43% की वृद्धि हुई है और इसके साथ भारत 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है। उसके अलावा भारत जो है एफडीआई अंतर प्रवाह में 2021 में भारत 7वें स्थान पर है और भारत के एफडीआई अंतर प्रवाह में लगभग 29.69% की कमी आई है। और इसके साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। कौन सा? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात में इसको जो है स्थापित किया गया है। नियामक क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसको अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के द्वारा टेक सिटी जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में जो है, वहीं पर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ही इस आपके इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो है उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला है, याद रखिएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें भारत में और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनमें 5 और भी हैं भारत में। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इंडिया आईएनएक्स है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड है, एनएसडीएल है, इंडिया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, एनएससी सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एमसीएक्स है यानी मल्टो कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत के 5 अन्य संस्थागत निवेशक हैं और भारत में जो पहला एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया गया है वो कहां पर? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिससे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर।
लेकिन अब यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक की। जारी कौन किया है? तो नीति आयोग के द्वारा, और जो एक नोडल मंत्रालय है उसने इसको जारी किया है। वैश्विक एमपीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी अभी जो हमने इसके पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पढ़ा था, उसी में सुधार करने के लिए भारत के द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। इस रैंकिंग के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें 3 आयामों में विभाजित किया गया है भारत में। जैसे उसमें भी हमने देखा था 3 पार्ट्स में डिवाइड था, यहां भी इसके 3 संकेत रखे। पहला है स्वास्थ्य, जिसमें 3 चीजों को शामिल किया गया है। कौन है? पोषण है पहला, दूसरा है बाल एवं किशोर मृत्यु दर है, और तीसरा है प्रसव पूर्व देखभाल महिलाओं की। शिक्षा क्षेत्र में 2 आपके हैं। शिक्षा में स्कूल शिक्षा के वर्ष कितनी है और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कितनी है, इस आधार पर अनुमान लगाया जाएगा। रहन सहन का स्तर में, खाना पकाने में जिस ईंधन का प्रयोग होता है वो कैसा है। दूसरा, स्वच्छता कितनी है, पेयजल की उपलब्धता कितनी है, विद्युत की उपलब्धता कितनी है, आवास रहने के लिए घर है या नहीं है, उसके अलावा संपत्ति कितनी है, उनके पास बैंक खाता है या नहीं। इस आधार पर जो है ये 3 महत्वपूर्ण आधार है जिनके आधार पर राष्ट्रीय गरीबी जो आपके एक प्रकार से सूचकांक है उनमें स्थान दिया जाएगा। उसके अलावा सबसे इस आपके सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 शीर्ष राज्यों की बात करें, यानी भारत में जो 5 सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी वाले राज्य हैं उनका नाम कौन कौन सा है, टॉप पर कौन से राज्य हैं, उनमें आपका बिहार शीर्ष पर है। ठीक है, झारखंड दूसरे पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे पर है, मध्य प्रदेश चौथे पर है, 5वें पर आसाम और मेघालय दोनों संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा कि सबसे शीर्ष बहुआयामी गरीबी वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग से आपको यहां पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम, यानी कौन से ऐसे एक प्रकार से जिले हैं या कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बहुआयामी गरीबी सबसे कम है और सबसे ज्यादा है। सबसे बात करते हैं सबसे पहले सबसे कम वाले में। सबसे कम कहां कहां पर है, तो याद रखिएगा सबसे पहले सबसे कम कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है। दूसरे स्थान पर आपका बहराइच है, तीसरे पर बलरामपुर, फिर खीरी, फिर गोंडा। यानी ये क्रम से है, याद रखिएगा। इनमें जो है बहुआयामी गरीबी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहां पर है, लखनऊ में है, कानपुर नगर में है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और झांसी। अभी इसके पहले जब वैश्विक हमने डिस्कस किया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तब भी हमने इन सभी पॉइंट के बारे में आपसे वहां पर डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं याद होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें अन्य पॉइंट की आपके इस क्वेश्चन से संबंधित, तो ये 3 आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उसके अलावा नेक्स्ट आपका है कच्चे इस्पात का उत्पादन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ष 2022। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, इससे पहले गरीबी सूचकांक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सब को हमने वहां पर चर्चा किया है। क्या है? कच्चे इस्पात का उत्पादन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ष 2022। इसमें अगर हम बात करें कच्चे स्टील के उत्पादन में, जो है कच्चे इस्पात का उत्पादन करने में विश्व में सबसे शीर्ष देश कौन से हैं, तो सबसे टॉप पर कौन है, चाइना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर अमेरिका है और 5वें पर रशिया है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है रैंप। रैंप क्या है, तो रैंप है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी एक प्रकार से एमएसएमई जो आपके एक प्रकार से एमएसएमई जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए रैंप की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये रैंप जो है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी स्वीकृति मिली है 30 मार्च को। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है ये रैंप आपका, जो शुरू किया गया है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो हमने आपको बताया इसके माध्यम से भारत में जो है एमएसएमई को जो है एक प्रकार से एक्सेलरेट करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति चालू की गई है, यानी जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कई प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, बहुत सी छूट प्रदान की जा रही है इस वाहन नीति के तहत। और कौन कौन सी छूट है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। ये नीति जो है अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी और इसके तहत जो है त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था है। त्रिआयामी का मतलब है कि जो निर्माता है, वाहन बनाने वाले को भी फायदा मिलेगा, उपभोक्ता यानी बेचने वाले को भी फायदा मिलेगा,
और आपका जो एक प्रकार से जो बैटरी है, इसमें जो बैटरी उद्योग में लगे लोग हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कौन सा पहले यहां पर फायदा दिया जाएगा, तो पहले 3 वर्ष अगर उत्तर प्रदेश में खरीदे गए पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, यानी पहले 3 वर्षों में, शुरुआती 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे उन पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ होगा। यानी 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, पहले शुरुआती 3 वर्षों में। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट है, दूसरा ये है आपका कि अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और पंजीकरण जो है अगर उत्तर प्रदेश में निर्मित है, अगर वो जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका एक प्रकार से खरीद उत्तर प्रदेश में हुई है, पंजीकरण भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो वहां पर जो है 100% की जो छूट है वो चौथे और 5वें वर्ष भी लागू रहेगी, यानी 5 वर्षों की छूट प्राप्त हो जाएगी इसके माध्यम से। ये जो है आपका मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसे 13 अक्टूबर 2022 को इसे जो है एक प्रकार से मंजूरी प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश में इसको जो है मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है आरईसी। आरईसी क्या है, तो इसको जो है अभी हाल ही में एक महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न की दर्जा प्राप्त जो कंपनियां हैं वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो अब 12 हो गई हैं महारत्न कंपनियां, याद रखिएगा। इसके साथ ही महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, 12। आरईसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा आरईसी को एक प्रकार से महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या है ये आरईसी, तो वैश्विक स्तर पर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संचालन पिछले 3 वर्षों के दौरान, यानी एक प्रकार से महारत्न का जो दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं वो कैसे उनको मिलता है, उसके कई सारे पैमाने हैं। पहला पैमाना क्या है कि औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति उसके पिछले 3 वर्षों में कितनी होनी चाहिए, तो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उनकी औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, तो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए औसत शुद्ध लाभ उनका। तीसरा, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक उनका जो कारोबार है, व्यवसाय है, वो लगभग 25,000 करोड़ होना चाहिए। वही कंपनियां इसके लिए जो है योग्य होती हैं। और साथ ही साथ जो है वो जो कंपनी है जो इन सारे पैमानों को पूरा करती है उसे सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में भी सूचीबद्ध होना जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय उपक्रम होना चाहिए और साथ ही साथ उसे अगर नवरत्न का दर्जा प्राप्त है तभी वो कंपनी जो है महारत्न कंपनी बन सकती है, इन सारे एक प्रकार से रास्तों से गुजरते हुए। ठीक है, महारत्न बनने के लिए इन सारे प्रावधानों को सबसे पहले पूरा करना होगा, तभी कोई कंपनी जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त करती है।